Hello, learners. Welcome all of you to my channel, all about education. And as we are studying and understanding the paper Child Development and Pedagogy, today we shall take up Kohlberg's theory. तो जो हम टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमने पियाजे की थ्योरी करी है, मॉरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पियाजे ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लेव वाइगॉत्स्की की थ्योरी की थी, उसकी तुलना यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी समझी। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो कोलबर्ग ने इस थ्योरी को हमें दिया था 1969 में, विच इज़ अ बेसिक ट्रांसलेशन ऑफ पियाजेस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अगर समझना चाहते हैं तो ज़रूर पहले पियाजेस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का वीडियो देखें और उसके बाद आपको कोहलबर्ग और अच्छे से समझ में आएगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेज थ्योरी। स्टेज थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको अवस्थाएं देखने को मिलेंगी, चरण समझने को मिलेंगे कि व्हाट आर द लेवल्स एंड स्टेजेस इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी। तो इट इज जस्ट आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म ऑफ पियाजेस मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसका पियाजे ने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन कोलबर्ग ने उसको फर्दर और रिफाइंड तरीके से हमारे सामने रखा है। सो इसमें सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है वो होता है कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं। सो ओवरऑल वी कैन से दैट इट हैज 3 लेवल्स, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्तर होते हैं, और इसके हर लेवल के 2-2 स्टेज होते हैं। तो टोटल अगर हम कहें तो 6 स्टेजेस होते हैं, यानी कि 6 चरण होते हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ईच स्टेज 1 से लेकर स्टेज 6 तक जो एक मॉरल डिलेमा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा का मतलब होता है नैतिक द्वंद्व, यानी कि जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें दुविधा होती है, क्या करें क्या ना करें, करें या ना करें वाली जो एक दुविधा होती है, डिलेमा होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट इज मोर सक्सेसफुल इन सॉल्विंग मॉरल डिलेमा विच इज मोर सक्सेसफुल ईच स्टेज। और जैसे जैसे आप स्टेज चढ़ते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा आप द्वंद्व या दुविधा से उबर पाएंगे। यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द डिलेमा एज यू कीप ऑन स्टेपिंग अप योर स्टेजेस। सो द प्रीवियस स्टेज solves less dilemma as compared to the above ones. So जो पूर्व चरण होते हैं उसको ऊपर के चरण अधिक परिपूर्ण करते हैं। तो ये आपको मॉरल डिलेमा समझ में आया होगा। अभी ये और समझ में आएगा जब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगी। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, इट फोकसेस दैट हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग। किस प्रकार से बच्चे जो हैं या बच्चों के अंदर नैतिकता और नैतिक तर्कणा, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, मॉरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कणा कैसे बढ़ती है, कैसे विकसित होती है, उस पे कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को रखा। अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे ने मोरालिटी की बात करी और कोहलबर्ग ने मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग के बीच में संबंध स्थापित करके उसके बारे में बात करी। तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि मोरालिटी क्या होता है, मॉरल रीजनिंग क्या होता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन ये जो थियोरी है, जो सिद्धांत है, it suggests that moral logic is primarily focused on seeking and maintaining justice। यानी कि किस प्रकार से हम अपने समाज में, अपने चारों तरफ किस प्रकार से हम एक जस्टिस यानी कि न्याय पा सकते हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ इसमें कोहलबर्ग की थ्योरी का है। तो अब इसके बारे में और हम लोग बेहतर समझते हैं कि मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग। पियाजे ने 1932, याद रखें लर्नर्स, ईयर्स को जरूर याद करें। Kohlberg gave in 1969 and Piaget talked about this morality or moral development in 1932, and
व्हाट डज इट टॉक अबाउट इन मोरालिटी? मोरालिटी या नैतिकता के लिए क्या कहते हैं पियाजे? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच में चयन करना, इसके बीच में डिफरेंस करना कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए, किसी भी अच्छी समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए हमें सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारे सभ्य समाज का निर्माण होता है। और जो मोरालिटी है ये हमारा, आप समझिए कि 4 साल की उम्र से, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ वेरी यंग एज ऑफ 4 years। अब बात करते हैं मॉरल रीजनिंग की। व्हाट इज मॉरल रीजनिंग? जिसके बारे में कोलबर्ग बात करते हैं कि इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम सोचते हैं, विचारते हैं, और इसके विचारने के बाद ही हम सही और गलत का फैसला लेते हैं। देखिए, मोरालिटी और मॉरल रीजनिंग में बहुत डिफरेंस है। मोरालिटी बिल्कुल क्लियर कट है कि सत्य और असत्य, सत्य अच्छा है, असत्य खराब है। लेकिन मॉरल रीजनिंग हमें ये बताती है, जब हम नैतिक तर्कण करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, तब हम सोच पाते हैं। अगर आपको याद होगा महाभारत की जो कथा है, उसमें युधिष्ठिर ने, आप कुछ भी कह सकते हैं वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग, उन्होंने कहा था अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, वो बाद में बोला उन्होंने बहुत धीमे से, तो सत्य भी था और असत्य भी था। तो मॉरल रीजनिंग यही हमें बताती है कि कहाँ पे किस तरह से किस चीज को हम सही ठहरा सकते हैं। सो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में की गई चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस, तर्क वितर्क, सोच विचार को ही हम नैतिक तर्कण कह सकते हैं। वही एक जो टर्म मैंने बात करी मॉरल डिलेमा की, जब हम मॉरल रीजनिंग करते हैं लर्नर्स, तभी हम कहीं ना कहीं मॉरल डिलेमा में भी फंस सकते हैं। कि हम, हो सकता है अगर हम रीजनिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग के दौरान ए में फाइंड इट राइट वेयर एज बी में फाइंड इट रॉन्ग। दैट इज द स्टेट ऑफ मॉरल डिलेमा व्हेन द थर्ड पर्सन डज नॉट और इज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर ए इज राइट और बी इज राइट। सो दैट इज द स्टेज ऑफ मॉरल डिलेमा, जो एक नैतिक द्वंद्व हमारे अंदर होता है, नैतिक दुविधा हमारे अंदर होता है। क्योंकि देखिए, अगेन वी कम बैक टू द स्टोरी ऑफ महाभारत वेयर युधिष्ठिर वाज टोल्ड टू टेल अबाउट दिस फैक्ट दैट अश्वत्थामा इज किल्ड। सबको पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सो दे थॉट, द ब्रदर्स थॉट एंड अदर पीपल थॉट कि अगर युधिष्ठिर ये बात कहेंगे तो सब लोग उसको मानेंगे। सो इसलिए वहां पर जब युधिष्ठिर को कहा गया ये कहने के लिए, तो युधिष्ठिर वॉज इन द स्टेट ऑफ मॉरल डिलेमा। He could not decide whether he should say right or wrong, truth or false. So he said the statement in a very political manner. तो इस तरह से उन्होंने ये बात कही थी। So moral dilemma is a state where you are not able to decide what is right or wrong. आपकी समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये आपका moral dilemma या नैतिक द्वंद्व या दुविधा कहलाता है। So आपको समझ में आया होगा कि moral dilemma क्या होता है। बहुत आता है एग्जाम में। अब आप देख रहे हैं कि आपके समक्ष एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी मैंने रखी हुई है। इसको कहते हैं हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा के बारे में लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया था। एक्चुअली में लॉरेंस कोलबर्ग ने इसी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के आधार पर अपनी इस थ्योरी को डेवलप किया। उन्होंने ये स्टोरी सुनाने के बाद अपने सब्जेक्ट से, यानी कि विषयी को कुछ प्रश्न दिए थे और उसके आधार पर ही डेवलप्ड दिस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब हाइंस डिलेमा क्या होता है? 1958 में हाइंस ने इसकी एक बहुत ही अच्छी कथा कह सकते, कहानी उन्होंने हाइंस के बारे में बताई थी कि हाइंस जो थे वो कहीं यूरोप में कहीं रहते थे और उनकी पत्नी क्लारा जो थी वो बीमार पड़ गई। जब उनकी पत्नी बीमार पड़ गई तो डॉक्टर से पता चला कि उनको कैंसर था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। बस उनकी मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु की कगार पर थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि एक ही चीज हो सकती है कि यू नीड टू गेट अ मेडिसिन जो हमारे लोकली एक केमिस्ट ने बनाई है। सो
वो रसायन यज्ञ जो बनाया, जिसने बनाया केमिस्ट ने, वो दवा हमें यहीं पे प्राप्त हो जाएगी और उससे उनको बचाया जा सकता है। अब जब हाइंस ने ये बात सुनी तो हाइंस दुविधा में पड़ गया कि वो क्या करे। तो वो जो है चर्च गया, प्रार्थना करी। फिर उसने सोचा कि प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो उसके पास जाना ही पड़ेगा, उस साइंटिस्ट के पास, उस केमिस्ट के पास, उससे दवाई लेनी पड़ेगी, तो ही मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूँ। देन ओनली आई कैन सेव माई डियर वाइफ क्लारा विद द हेल्प ऑफ दैट मेडिसिन विच इज अवेलेबल लोकली। तो वो उस दवा लेने के लिए उनके पास गए और खरीदने की कोशिश करी, लेकिन केमिस्ट ने कहा कि मेरी दवा का कॉस्ट इतना है, पर मैं 10 गुना उसने डिमांड रखी, 10 टाइम्स कॉस्ट मांगी उसने। तो हाइंस ने कहा, भाई तुम इतनी महंगी क्यों दवा दे रहे हो, ये तो गलत बात है। तो ही सेड कि अरे मैंने इसको खोजा है, I have discovered it. I have made this medicine. So I will be charging for my efforts, for my time. So मैं 10 गुना आपसे पैसा मांग रहा हूँ। So हाइंस को लगा कि भाई ये तो लागत से बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके पास इतना पैसा नहीं है। देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स, और अपने रिलेटिव्स के पास गया एंड ही आस्क्ड फॉर मनी, उधार मांगने लगा, लेकिन कहीं से भी उसको मदद नहीं मिली और वो बहुत चिंतित हो गया कि कहीं मेरी पत्नी की मौत ना हो जाए और मैं कैसे इस दवा का इंतजाम कर सकता हूँ। फिर उसने डॉक्टर से कहा, केमिस्ट से कहा कि प्लीज गिव मी द मेडिसिन, आई विल गिव यू रेस्ट ऑफ द मनी लेटर ऑन। मैं जो बाकी पैसा है वो बाद में चुका दूंगा और जैसे मैं कमा लूंगा मैं आपको दे दूंगा। पर उसने मना कर दिया कि मैंने अभी खोजा है, मुझे अभी पैसा चाहिए क्योंकि मेरा पैसा खर्च हो चुका है, मेरा समय खर्च हो चुका है। अब बहुत परेशान, हाइंस वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी वरीड, उसकी समझ में आने आ रहा था वो क्या करे। एंड एट नाइट he went to the shop of chemist and stole the medicine. उसने दवा चुरा ली केमिस्ट के यहाँ से रात में। और अब उसकी समझ में नहीं आया कि मैंने चुरा तो लिया, अब मैं क्या करूं। अब हाइंस की ये जो कहानी थी ये नैतिकता के आधार पर, देखिए सब लोग अलग अलग तरीके से इसको जज करेंगे। एवरीबडी विल जज दिस स्टोरी इन वेरियस मैनर्स, बेस्ड ऑन मोरालिटी, बेस्ड ऑन मॉरल रीजनिंग, बेस्ड ऑन मॉरल डिलेमा। दिस इज द स्टेज ऑफ मॉरल डिलेमा विच हाइंस फेस्ड। तो ये जो धर्म संकट है, ये जो दुविधा है, जो द्वंद है, ये नैतिक द्वंद, इसके बारे में कोहलबर्ग ने कहा कि मैं इस पे स्टडी करूंगा और लोगों से पूछूंगा। उन्होंने अपने विषय तैयार किए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि लर्नर्स विषयी जो थे, जो सब्जेक्ट थे, दे वर ऑल बिलो 16 ईयर्स एंड ऑल वर मेल। ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है हाइंस के उसमें, क्योंकि 16 साल की उम्र से कम के बच्चों की मोरालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है और जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आ जाती है, द मोरालिटी चेंजेस। सो मे बी थोड़ा सा स्टडी का यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। एंड देन ही पुट द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ दो सब्जेक्ट। उन्होंने विषयों के सामने कुछ प्रश्न रखे और कहा इनका जवाब दीजिए और उसके आधार पर ही मैं सिद्धांत बनाऊंगा, डेवलप करूंगा। वो क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप करे कि क्या ये पति का कर्तव्य है कि उसकी पत्नी अगर बीमार है तो अगर पैसे नहीं है तो दवा चुरा के लाए? क्या उसको दवा चोरी करनी चाहिए थी? क्या ये चोरी सही थी या गलत थी? क्या पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी केमिस्ट को? क्या पुलिस को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था? और अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाइंस जिम्मेदार है या केमिस्ट जिम्मेदार है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने लगाए और कह रहे ऐसे मॉरल डिलेमा के स्टेज पर, इस द्वंद की स्टेज पर, क्या कानून सजा दे सकता है? देगा तो क्या गलत है, सही है? इन सारी बातों के बहुत सारे प्रश्न। दैट मीन्स Kohlberg put forth different types of questions, whether the chemist was right or wrong in giving the medicine for into 10 times cost, or was Heinz right in stealing the medicine? Was it okay to report to the police? Was it okay for the police to arrest Heinz? If the wife of Heinz died due to lack of this medicine or not getting the medicine, is it okay morally? Should the court punish chemist or should the court punish Heinz, or should the court give some penalty to the police also for arresting Heinz, and so on. There were many questions asked और इसी को नैतिक तर्कणा, मॉरल रीजनिंग कहते हैं, जो इस केस में कही गई और हुई, और उसी के आधार पर
कोलबर्ग ने अपनी ये थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डेवलप की। सो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी लर्नर्स। यू मस्ट हैव फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑन दिस बेसिस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस गिवन बाय कोलबर्ग एंड इन दिस ही गेव 3 levels and 6 stages. Those 3 levels were पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, और तीसरी थी पश्च परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत। तो ये 3 लेवल उन्होंने दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व परंपरागत लेवल 1, जिसमें स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं आज्ञा एवं दंड की। दूसरा है आपका इंडिविजुअलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि व्यक्तिगत व विनिमय, या इसको हम लोग कह सकते हैं आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, ये भी हम कह सकते हैं। और प्री कन्वेंशनल स्टेज को हम बंटनात्मक यथार्थवादी या डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहते हैं। फिर से सुनेंगे लर्नर्स, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो तो प्री कन्वेंशनल लेवल को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहा जाता है, बंटनात्मक यथार्थवाद। स्टेज 1 आपकी है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि दंड, आज्ञा एवं दंड। दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म, यानी कि व्यक्तिगत, और इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि यांत्रिक विनिमय या साधन सापेक्षता। इस स्टेज को, स्टेज 2 को आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता भी कहते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल को, लेवल 2 को मॉरल रियलिज्म भी कहते हैं। मॉरल रियलिज्म, ये थी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, और ये है आपकी मॉरल रियलिज्म, यानी कि नैतिक यथार्थवाद। और इसमें स्टेज 3 आती है आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध। और चौथी स्टेज आती है आपकी अथॉरिटी, यानी कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता या सोशल ऑर्डर, सामाजिक क्रम। तीसरी जो आपका लेवल आता है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल को जो अभी मैंने बताया पश्च परंपरागत स्तर भी कहते हैं। और इसमें 2 स्टेज आती हैं। स्टेज 5 को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। और छठी स्टेज को यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहते हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। और इस स्टेज को याद कर लेंगे सब लोग। इस स्टेज को स्टेज ऑफ कॉन्शियस, विवेक की अवस्था भी कहते हैं। स्टेज ऑफ कॉन्शियस यानी कि विवेक की अवस्था भी कहते हैं। तो ये आपके 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, यानी कि चरण, 6 चरण। अब हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसको मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, ये बंटनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। इट लास्ट टिल एज ऑफ 9 to 10 years, यानी कि 9 से 10 वर्ष तक की उम्र तक ये रहता है। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था भी कहते हैं इसको। इसमें स्टेज 1 है आपकी आज्ञा व दंड की। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या आता है। इसमें यूजुअली ये बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड में जाना जाता है। ये नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर है, बिल्कुल बेसिक लेवल है ये, विच इज वेरी बेसिक इन नेचर। बेसिक मोरालिटी की बात होती है। यहाँ पर सही और गलत की बात की जाती है। यहाँ पे सजा और उपहार की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है। और इस स्टेज में यूजुअली पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश रहती है कि किस तरह से हम दंड से मुक्ति पा सकें। तो ये एक तरह से आज्ञा व दंड पालन अभिमुखता भी कहते हैं इसको। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
बहुत ही अच्छी कहावत है, वो इसके लिए लागू होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि टीचर्स लोग स्केल लेके चलते हैं, डंडा लेके, जस्ट ताकि डरा सकें बच्चों को, और जब फियर उनके अंदर आएगा देन ओनली दे विल ओबे द रूल्स। तो ये आपका स्टेज 1 होता है। नेक्स्ट वन इज, हाँ इसमें एक और चीज कहना चाहूंगी, जो स्टेज 1 होती है ये बाह्य रूप से कंट्रोल्ड होती है, इट इज कंट्रोल्ड एक्सटर्नली। बाह्य सत्ता यानी कि टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, इनके द्वारा कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित की जाती है। तो इस स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है, और इसमें बालक किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में अपने आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, कि अकॉर्डिंग टू दी आउटवर्ड पावर या आउटवर्ड कंट्रोल ही वो बता पाता है कि वेदर द ही हिमसेल्फ और शी हरसेल्फ इज मॉरल और नॉट। सो ये आपका हो गया स्टेज 1। तो स्टेज 1 जो है, जो आज्ञा व दंड की अवस्था थी, वो आपको समझ में आ गई होगी लर्नर्स। जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद रखेंगे स्टेज 1। अब आती है स्टेज 2, इसको स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ ईगो। ईगो की स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, वो ईगो सेंटर्ड होता है, ईगो सेंट्रिज्म देखने को मिलता है यहाँ पर। और इसको व्यक्तिगतता और विनिमय या अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। ये दूसरा चरण है। इस अवस्था को यांत्रिक साधन सापेक्षता यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी या एक्सचेंज भी कहते हैं। The child has his own individuality and judges actions of anyone based on his or her own needs. अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वो जज करता है कि सामने व्यक्ति का क्या बिहेवियर है, उसी हिसाब से वो क्रिया को, एक्टिविटी को जज करता है। तो यह व्यक्ति केंद्रित है, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। वो बच्चा इसमें सोचता है मेरे लिए इसमें क्या है, What is there for me, यहाँ पर मेरे लिए क्या है, सही क्या है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है, तुम मेरी पीठ खुजाओ और तुम्हारी मैं खुजाऊं। इफ यू गिव मी सम एडवांटेज देन आई विल रेसिप्रोकेट इट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोसिटी। आपको याद होगा कि पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट में भी ये बात कही गई है। सो टिट फॉर टैट, इफ यू आर गुड टू मी आई विल बी गुड टू यू, इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट you'll get the same. So this is tit for tat for one's own interest. मेरे लिए इसमें क्या है, आत्म केंद्रित है बच्चा। Okay, so let us move on to the next one, which is conventional morality. Conventional morality की अगर बात करें तो यहाँ पर इसको रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कहा गया है, परंपरागत नैतिकता स्तर भी करा गया है। और ये यूजुअली 10 to 13 ईयर्स की बात करते हैं, जो किशोर अवस्था, एडोलेसेंस की बात है यहाँ पर। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन दिस वी टॉक अबाउट 10 to 13 years of age, which is the age of adolescence, यानी कि किशोर अवस्था। यहाँ पर क्या है कि हम अब इस अवस्था में सभी नैतिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर केंद्रित होती है। इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। बालक के लिए क्रियाएं नैतिक होती हैं जिसमें वो हित में होती हैं, जो उसके हित में होती हैं, कि अगर मैं सड़क के किनारे चलूंगा तो मेरे हित में है, एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर मैं गाड़ी सही स्पीड में चलाऊंगा तो ये मेरे हित में है, तो रूल्स फॉलो करता है। यहाँ जो बच्चा होता है वो अपने एडवांटेज के अनुसार ही, कुछ गलत नहीं है परंतु हमें साथ में दूसरों के लिए भी सोचना है, उसी के हिसाब से चलता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन रहता है, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल्स यहाँ पे माना जाता है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सामाजिक बातें होती हैं, नियंत्रण होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो माने जाते हैं। इसलिए इसको मॉरल रियलिज्म भी कहा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉरल रियलिज्म, यानी कि नैतिक यथार्थवाद। इस स्तर में जो 2 स्टेजेस आते हैं, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, वो बात है इंटरनलाइज मॉरल स्टैंडर्ड्स। उसको आत्मसात कर लेते हैं, नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण को अपने अंदर बिठा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग
बिहेव करते हैं, जो उन्होंने सीखा है अपने आइडियल से, अपने रोल मॉडल से, अपने समाज से, उन सब का वो लोग इसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं, जो पियाजे ने भी बात कही थी। इसमें 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 3, जो स्टेज 3 है उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशंसा का चरण या अवस्था, और यहाँ पर प्रशंसा के लिए कार्य किया जाता है, प्रशंसा के लिए मॉरलिटी दिखाई जाती है। और दूसरा है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि जो सोशल ऑर्डर है, जो समाज में ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर ट्रैफिक रूल मानने हैं तो ट्रैफिक वाले की बात सुननी पड़ेगी, तो दैट इज सोशल ऑर्डर। अगर आप क्लासरूम में हैं तो टीचर जो भी कहती है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, वो आपको मानना पड़ेगा। अथॉरिटी इज रिस्पेक्टेड, यहाँ पर जो जिसके पास भी पावर है, जिसके पास भी कानून है, जिसकी तरफदारी कानून, जो कानून का बंदा है, बाशिंदा है, उसकी बात को हमें मानना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता कहते हैं, और इसमें जितने भी कानून, न्याय, कर्तव्य पर आधारित ये होता है। तो चरण 3 जो होता है वो आपका होता है अप्रिसिएशन स्टेज। इसमें याद कर लीजिए लर्नर्स, गुड बॉय गुड गर्ल की बात होती है। कन्फर्मिटी, यू आर अ गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आपने मेरा कहना माना, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। सो गुड बॉय गुड गर्ल वाली अवस्था होती है। दूसरों को प्रसन्न करना होता है, स्वीकृति पाना होता है, कन्फर्मिटी पाना होता है, उनके गुड बुक्स में आना होता है। दिस इज द स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। एंड नेक्स्ट वन इज सोशल ऑर्डर, विच इज फॉर टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो किसी सामाजिक कोई भी गेट टुगेदर हो, ग्रुप हो, समूह हो। तो इस अवस्था में नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है, तो उसी हिसाब से इसमें बात की जाती है। इस स्थिति में नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्यों पर आधारित होती है, और इस स्टेज में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण कर लेता है। ठीक है लर्नर्स, सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट हियर द ऑर्डर and authority is respected, law is respected, norms are respected. सामाजिक नियमों के प्रति नैतिकता का विकास होने लगता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, और उसको समझ में आने लगता है, बच्चे को समझ में आने लगता है कि सोसाइटी में हाउ वन हैज टू बिहेव, उसको समाज में कौन सा व्यवहार दिखाना है, कौन से व्यवहार में उसका हित है या नहीं है। तो उसी तरह से हम जैसे बच्चों का पैर छूना, आदर सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें आपके इस क्षेत्र में या इस स्टेज में आने लगती हैं, जो समाज कहता है। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, ये है आपका पश्च परंपरागत या उत्तर लौकिक स्तर, इसको कहते हैं उत्तर लौकिक स्तर। ये 13 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक, यानी कि फ्रॉम 13 years टू अडल्टहुड, ये आपकी स्टेज है। यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। यहाँ पर आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का स्तर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं, और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल बेनिफिट के लिए एक व्यवहार ढूंढा जाता है। ये थोड़ा सा चालाकी वाला स्टेज है, थोड़ा सा यू हैव टू एक्ट वाइजली, यहाँ पे सोच समझ के करने वाला है। तो इस स्तर में स्टेज 5 और स्टेज 6 आते हैं। स्टेज 5 में लॉज एंड रूल्स आर फॉलोड, बट डिफरेंट ओपिनियंस, वैल्यूज, बिलीव्स आर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। स्टेज 5 में आप ये समझिए कि रूल्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन उस रूल्स के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज कितना करना है, कितना समझौता करना है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो इसको सामाजिक अनुबंध अभिमुखता भी कहते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी हमने, सामाजिक अनुबंध। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल हो जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल वो तरीके ढूंढता है, वो ही और शी ट्राइज टू फाइंड आउट वेज जहां से वो अपने लिए जो सही है वो रास्ता खोज सके, एंड ऑल्सो अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड लॉज। तो
वो रूल्स एंड लॉज को कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं जिससे कि वो अपने फायदे के हिसाब से कार्य कर सके, मोरालिटी इंटैक्ट रख सके। तो ये जो नैतिकता है इसमें आंतरिक नियंत्रण रहता है। हम अपने दिमाग से खेलते हैं ना, हम अपने आप सोच समझ के तर्क वितर्क से सोचते हैं कि हमको किस तरह की मोरालिटी दिखानी है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज, जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है इसको मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी कहते हैं, सहयोगात्मक नैतिकता भी कहते हैं। तो जो फिफ्थ वाला है ये सामाजिक समझौते की अवस्था होती है। इट इज कंट्रोल्ड इंटरनली, यहाँ पे समाज के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति सोचने लगता है। ही और शी ट्राइज टू थिंक कि कुछ मूल्य, सिद्धांत, अधिकार कानून से भी ऊपर होते हैं। बहुत सारी चीजें, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्लेमर है ऐसा होता नहीं है, बट कई बार मान लीजिए पुलिस मार रहा है कि बस पूछ भी नहीं रहा बच्चे से कि अरे पुलिस ठीक है, रूल्स फॉलो करना है, लीगैलिटीज है, लेकिन कोई वजह रही होगी, पहले उसकी बात सुने। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कानून से भी ऊपर हो जाती हैं, तो उनको समझना है इस स्टेज में। स्टेज 6 आते हैं। अच्छा, स्टेज 5 में ये समझना भी आपके मूल अधिकारों में आता है। दीज आर योर बेसिक राइट्स। आपको उन राइट्स को कंजर्व करना है, उन राइट्स को सेव करना है। यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू और थिंक अकॉर्डिंग टू द राइट्स, जो आपके बेसिक राइट्स हैं। सो यहाँ पे मूल्यों का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। स्टेज 6 जो आता है वो सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था भी कहते हैं। स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस या स्टेज ऑफ कॉन्शियंस, इसको विवेक की अवस्था भी कहते हैं। विजडम स्टेज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडम स्टेज भी कहते हैं स्टेज 6 को। इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है। व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर विशेष प्रकार का नैतिक व्यवहार दिखाता है। ये बहुत, स्टेज 5 और स्टेज 6 वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बहुत डिफिकल्ट है लर्नर्स, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना। ये कौन सी स्टेजेस हैं? जहां पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है अपने ऊपर, और उस हिसाब से आपको अपना बिहेवियर दिखाना होता है। व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। अपनी अंतर आत्मा, जैसे अपने अंदर की आत्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है, और फिर वो तर्क करता है कि मैं अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुनूं या कोई जो और कह रहा है वो बात सुनूं। तो यहाँ पर कोलबर्ग ने इस स्थिति को नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची अवस्था, इस छठी अवस्था को बताया। यहाँ पे विशेष नैतिक व्यवहार दिखाना होता है, यहाँ पे स्पेशल बिहेवियर आपको दिखाना आता है। अपने जो सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार आपको अपना व्यवहार दिखाना होता है। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, दिस स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। So now you must have understood what these different types of levels of morality or stages of morality are। और अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाएं और भी जो लिंक्स दिए हैं उनको भी जाके देखें, पियाजे की थ्योरी देखें, वाइगॉत्स्की की देखें। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक जरूर करें। हाँ, लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल जो बना रखा है, जो पिरामिड बना रखा है, ये हाइंस का जो डिलेमा थी उसके आधार पर ये उन्होंने बनाया, कि इन्होंने कोलबर्ग ने आपके समक्ष रखा है। सबसे पहली स्टेज अगर आप देखें दंड से बचने के लिए, फिर नेक्स्ट स्टेज जो थी स्टेज 2, इसमें अपने लिए जो सही है वो जरूरी है कि अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है, टिट फॉर टैट, रेसिप्रोसिटी, तुम मेरी खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। फिर तीसरी जो स्टेज थी वो जो हमने बात करी गुड बॉय गुड गर्ल वाली। चौथी जो स्टेज थी वो अधिकार संरक्षण की थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू नियम एंड नियमावली। पांचवा जो थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, सामाजिक अनुबंध की बात थी यहाँ पर कि समाज के हिसाब से कैसे रहना है। और आखिरी में अपने सिद्धांत इतने अच्छे होने चाहिए। जो लास्ट स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, अमूर्त तर्क वितर्क की, आपके अंदर के द्वंद्व की, आत्मचिंतन की, वो आखिरी स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाइंस डिलेमा एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड theory of Kohlberg moral development.
Thank you for watching. Keep on watching my videos.